और इसीलिए मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि कोई किसी को पीरियड्स आते हैं तो कम माना जाता है, पीरियड्स के बारे में बहुत ज्यादा मिथ्स हैं। तो वो सब मिथ्स है, वो जो सब अफवाह है, वो हमको दूर रखना है। हर महिला ने गर्व करना चाहिए कि मुझे पीरियड आता है, क्योंकि मुझ में वो शक्ति आ गई, मैं नया जन्म दे दूं। और यही जो लाल रंग है जिसकी वजह से हम आप जैसे लाल पैदा कर सकते हैं, उसको एक पॉजिटिवली लेना चाहिए हमने पीरियड्स को। तो ये 10 से 12 साल से पीरियड चालू हो जाता है, हर महीने पीरियड आता है 28 से 30 दिन तक। अगर 15 दिन से पहले पीरियड आते हैं या 35 दिन के बाद पीरियड आता है, अगर 2 दिन से कम होता है या 7 दिन के बाद भी पीरियड नहीं रुकता है, तो वो प्रॉब्लम है। और एक लगभग 48 टू 50 एज तक ये पीरियड चलता है। तो अगर आप डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत साल तक पढ़ाई करने के लिए आपको देना चाहिए। और ये प्रोफेशन केवल पैसे कमाने के लिए नहीं है। अगर किसी को बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो बहुत ज्यादा प्रोफेशन है। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप कोचिंग कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोफेशन है। आज शहर में कई वर्षों से अर्पण हॉस्पिटल के माध्यम से शहर वासियों को नहीं बल्कि पूरे जलगांव जिले में अपनी सेवाएं देने वाली डॉक्टर सुवर्णा गाडेकर सोनार, जिन्होंने अपनी मेडिकल फील्ड से अनगिनत लोगों को सेवाएं प्रदान करती आ रही है। दिन हो या रात, समय की कोई पाबंदी नहीं, बस एक ही लक्ष्य, नागरिकों की सेवा। CBN न्यूज 18 डिजिटल के हेलो डॉक्टर के पहले एपिसोड में डॉक्टर सुवर्णा गाडेकर सोनार से एक खास मुलाकात। जानिए क्या कुछ कहा डॉक्टर सुवर्णा गाडेकर सोनार मैम ने। नमस्कार, आदाब। CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजा शेख। दोस्तों, आज हम एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं और वो एपिसोड है हेलो डॉक्टर। हमारा मकसद सिर्फ अवेयरनेस, जनहित में काम करना है। और आज आप देख सकते हैं हमारे भुसावल शहर की प्रसिद्ध डॉक्टर सुवर्णा गाडेकर सोनार मैम हमारे स्टूडियो में मौजूद है, और जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट है। सबसे पहले आपका जो है CBN न्यूज 18 के हेलो डॉक्टर के इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ मैम, क्या बोलना चाहूँगी? आज के युवा जो है डॉक्टर भी बनना चाहते, आपकी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते, तो किस तरह की उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, किस तरह से इस फील्ड में जाना चाहिए, आप किस तरह का जो मार्गदर्शन करूँगी? नमस्ते, मैं डॉक्टर सुवर्णा गाडेकर अर्पण हॉस्पिटल भुसावल में पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने खुद के लिए मेरा MBBS किया है मुंबई से, KM हॉस्पिटल मुंबई से। फिर MD की डिग्री होती है जो पोस्ट ग्रेजुएशन हम बोलते हैं, वो मैंने अंबेजोगाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया है। और रिसेंटली ही पिछले साल मैंने MRCOG, जो गायनेक में सबसे इम्पोर्टेंट डिग्री मानी जाती है, केवल इंडिया में नहीं तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिकॉग्नाइज डिग्री है, तो उसको भी मैंने हासिल किया है। युवाओं को मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब देखते हैं डॉक्टर, या जब मैं बचपन में देखती थी कि व्हाइट एप्रन पहना है, स्टेथो किया है, कोई बीमार रहता है, तकलीफ में रहता है, डॉक्टर कुछ दवा देते हैं, कभी इंजेक्शन देते हैं, कभी ऑपरेशन करते हैं, और उसको वो दवा से राहत देने की क्षमता रखते हैं। तो प्रोफेशन तो हमको सबको करना है, काम तो हमको सबको करना है, क्योंकि हमको कमाई भी करना है। लेकिन वो काम करने के साथ साथ आपको पैसे तो मिलेंगे, लेकिन एक जो सेटिस्फैक्शन है, एक जो दिल को सुकून मिलता है, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा डॉक्टर के प्रोफेशन में है। लेकिन डॉक्टर के प्रोफेशन में उसके साथ साथ पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी है। जैसे MBBS के लिए 5.5 साल, फिर MD के लिए 3 साल, उसके बाद 2 साल प्रैक्टिस, मतलब कम से कम आप 10 साल तक पढ़ाई करते हो। और जैसे मैंने बोला, पिछले साल भी मैंने एक एग्जाम दिया था, तो आप डॉक्टर हो तो आपको पूरे जन्म तक ही पढ़ाई करनी है। आपने किस तरह का एग्जाम दिया पिछले साल? यानी आज आपको तकरीबन हम समझ से प्रैक्टिस करते हुए 20 साल के करीब हो गए, उसके बाद भी आप जो है इसमें पढ़ाई कर रही हो, ये किस तरह का आपने एग्जाम दिया? जैसे मैंने बोला कि मेडिकल जो फील्ड है उसमें बहुत सारी नई नई चीजें हर रोज आती है। और जब हम लोग MD करते हैं, जैसे मेरा MD 2003 में मैंने स्टार्ट किया, तो 2006 तक मेरा MD था। तो 2006 से 2020 तक बहुत सारे नए चेंजेस आ गए, नए चीजें आ गई मेडिकल फील्ड में। और फिर प्रैक्टिस करते वक्त मुझे समझा कि नहीं, मुझे मेरा जो नॉलेज है वो और अपग्रेड करना चाहिए, और फिर ऐसे लेवल पे करना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पर हो। तो इसीलिए मैंने फिर वो एग्जाम दे दिए। और हर डॉक्टर को हमेशा अपना नॉलेज अपडेट करना है, इसीलिए हम कभी नहीं बोलते कि हम डॉक्टर की कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी दम तक हम लोग केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कभी उसको एक्सपर्ट नहीं बताते हैं।
तो मैं तो युवकों को वही बताऊंगी कि आपको अगर पढ़ाई करने की आपकी इच्छा है, और ये एक नोबेल प्रोफेशन भी है, क्योंकि पेशेंट अपने पास आता है तो उसको तो पता नहीं होता है अंदर कुछ है, तो वो पूरा 100% उसका जो भी जिंदगी है वो मेरे हाथ में सौंप देता है। हम उसको बेहोश करते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं, उसको कुछ नहीं पता है, वो बस साइन देता है। तो ये नोबेल प्रोफेशन होने के कारण हमारी एक जिम्मेदारी भी है कि हम हमारा 100% कमिटमेंट दे दें। फिर उसमें बहुत जल्दी पैसे मिलना, बहुत ज्यादा पैसे मिलना, फैमिली लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ है जिसमें मुझे एंजॉयमेंट भी करना है, ये सब चीजें हमको नहीं होती है, और ये हमने मन में रखना भी चाहिए। बिल्कुल मैडम, सही बात है। हम खुद देख रहे हैं आप काफी सालों से जो है सेवाएं दे रही है शहर के लिए, नहीं पूरे जिले के लिए। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो सवाल है, जैसे एक कॉमन सवाल है कि नॉर्मल डिलीवरी और सीजर डिलीवरी में क्या अंतर होता है। और आजकल जो है सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा जो है सीजर जो है वो डिलीवरी हो रही है, क्या कारण है मैम? बिल्कुल, आपने एकदम सही सवाल बोला है। और बहुत लोगों को ऐसे लगता भी है कि डॉक्टर ज्यादा पैसा चाहते हैं और इसलिए सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। जो मैं एक चार्ट के तरफ से आपको समझा सकूंगी, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये जो है ये बच्चेदानी होती है, और ये बच्चेदानी में हम देख रहे हैं कि ये छोटा बेबी ऐसे इस तरफ से बच्चेदानी में रहता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुलना चालू हो जाता है जैसे दर्द आते हैं, और उसमें बच्चा बाहर निकलता है। सिजेरियन डिलीवरी में हम क्या करते हैं कि कोई कारणवश अगर ये बच्चा नीचे से नहीं आ पाता है, या अगर उसकी धड़कन कम ज्यादा होती है, तो हम लोग उतना टाइम तक रुक नहीं सकते हैं, और फिर हमको यहाँ बच्चेदानी पे कट करके हम ऊपर से मतलब पेट काट के जैसे और यूट्रस को कट करके हम लोग जो डिलीवरी करते हैं उसको सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि जब ये बच्चे को बाहर आना है तो बहुत सारी चीजें भी जरूरी हैं। जैसे अभी अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो महिला हैं उनकी हाइट थोड़ी कम हो रही है। जैसे पहले के अगर हमारे दादी के जमाने में या उसके भी पहले के जमाने में देखेंगे हम, तो हमारा फिजिकल काम अभी बहुत कम है, हम बहुत कम अपने शरीर को यूज करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो हाइट है वो कम होने लगी है। हाइट कम होने के कारण जो नीचे का पेल्विस का जो एरिया है वो भी छोटा होने लग रहा है, जिसकी वजह से बच्चा नीचे आने में दिक्कत होती है। दूसरी बात है, जो पहले के बच्चे थे, जैसे अगर हमारे भी टाइम हम अगर माँ बाप को पूछे या हम उसके पहले के, तो वो छोटे छोटे बच्चे रहते थे, 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो। अब हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा बहुत तंदुरुस्त हो जावे, उसका जो डाइट है वो अलग से हो जाता है, हाई प्रोटीन डाइट होता है। तो उस तरफ से आज का जो नॉर्मल बेबी का जो बर्थ वेट है वो 3 किलो 3.5 किलो, कभी कभी 3.25 किलो भी आता है। तो सिर बड़ा हो गया और नीचे की जगह छोटी हो गई, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए मसल वीक होने लगे हैं, और जो पेशेंस है वो जो सहन करने की शक्ति है वो तो और कम हो गई। इसलिए जब दर्द भी आते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं हम लोग नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत बार पेशेंट से होता है कि नहीं अब मुझसे सहन नहीं होता है। और हमारे पास बहुत ज्यादा इक्विपमेंट आए हैं जिसकी तरफ से हम देख पाएंगे अंदर बच्चे की धड़कन कैसे चल रही है। तो पहले पता नहीं होता था, लेकिन अभी थोड़ा भी बच्चे को अंदर दिक्कत होता है तो वो हम लोग समझ सकते हैं, और ये सब कारण की वजह से सिजेरियन सेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन सिजेरियन सेक्शन बढ़ना ये बहुत खराब बात नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग 19वीं सेंचुरी में देखें तो 1 लाख जो माताएं हैं उनमें डिलीवरी के टाइम मृत्यु का, जिसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, उसका प्रमाण 600 से 700 था। अभी वही प्रमाण जो माँ के मृत्यु होने का जो प्रमाण है वो हम लोग लगभग 60 के अंदर लेके आए हैं 1 लाख से। तो हमने 600 से 60 ये बहुत प्रगति किए हैं। या जो बेबी था, बच्चे थे, वो डिलीवरी के टाइम बच्चा की डेथ होना, ये भी प्रमाण बहुत ज्यादा होते। अगर हम लोग 2 जनरेशन पहले पूछेंगे तो 7-8 बच्चे होते थे, उसमें से 2-3 मर गए, कभी माँ मर गई। लेकिन अभी मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट या बच्चे का जो डेथ है उसका जो रेट है वो भी हमने बहुत कम कर दिया है। तो एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा, यही हम चाहते हैं, और मुझे लगता है कि मेडिकल एड की वजह से हम लोग उस मकान तक आ गए हैं। लेकिन अगर हम लोग अच्छा लाइफस्टाइल रखें, अच्छा सेहत रखें, डिलीवरी के टाइम रेगुलर चेकअप करें, और जो डाइट है वो बहुत भी ज्यादा नहीं कि बस खा लिया और वजन बढ़ाया, वो भी नहीं, अपना एक्टिविटी एक्सरसाइज करे, तो मुझे लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल मैम, एक आपने बात कही कि पिछले दौर में जो है महिलाएं, उनका एक शरीर भी जो है अच्छा मजबूत हुआ करता था, और उस वक्त में जो है वो काम भी काफी किया करती थी। और आज के अत्याधुनिक युग में जो है महिलाओं को हर चीज जो है मशीनरी जो मिल रही है उसके हिसाब से वो भी कमजोर हो जाती है। हाँ मैम, सबसे बड़ा एक सवाल और ये
पीसीओडी ये क्या होता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? अभी हर किसी 10 में से 3 या 4 अगर बच्चियों को हम लोग पूछते हैं और वो बोलते हैं मुझे पीसीओडी है, तो ये पीसीओडी इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। तो पीसीओडी मतलब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। उसमें मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगी। जैसे नॉर्मली हमारे शरीर में ये बच्चेदानी होती है, महिलाओं के शरीर में ये गर्भ नलिका रहती है, और ये जो ओवरीज रहते हैं जिसके हम लोग अंडाशय बोलते हैं। हर महीने ये अंडाशय से एक एग रिलीज हो जाता है और वो बाहर आके गर्भनलिका के अंदर चला जाता है। कुछ कारण की वजह से ये एग है वो ओवरीज से, अंडाशय से बाहर नहीं आता है और अंदर ही अंदर उसकी छोटी सी पानी के बबल्स या छोटी छोटी गठाने बन जाती हैं और सिस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, और अगर वो बढ़ जाए तो हम लोग उसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते हैं। तो अगर पीसीओडी है, अगर ऐसे कोई लड़की बोलती है तो उसके लिए हमको सोनोग्राफी में सिस्ट दिखना चाहिए। उसके जो पीरियड्स है, मंथली पीरियड्स, वो इरेगुलर हो जाते हैं, और कभी कभी उसको जैसे चेहरे पे बाल आना या बहुत ज्यादा वेट होना, ये भी चीजें दिखती हैं। पीसीओडी होने का बहुत मेन कारण जो है वो फिर से वही पे है, डाइट और एक्सरसाइज। अब हम लोग बच्चों के देखते हैं तो बहुत फास्ट फूड खाते हैं बच्चे, घर का खाना नहीं खाते हैं, फैटी फूड बहुत होता है, कार्ब्स बहुत होता है, शुगर बहुत होता है। और जो पीसीओडी जब मैंने पढ़ाई की है तो हम लोग 100 में से 1 या 2 पेशेंट को जो पीसीओडी होता था, आज 10 में से 3 या 4 बच्चों को पीसीओडी होता है। और उसमें पीरियड इरेगुलर होना, आगे चल के प्रेगनेंसी के लिए दिक्कत होना, उसके भी आगे चल के बहुत जल्दी डायबिटीज होना, और कभी कभी ओवरीज का कैंसर या यूट्रस का कैंसर, ये सारे कॉम्प्लिकेशन उसके रिलेटेड है। इसीलिए छोटे बच्चियां या तरुणी या महिला भी है, उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ध्यान देना है। और स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना मतलब बहुत खाना भी नहीं है, मॉडरेट लेवल पे खाना, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, ये बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से वो अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकती है। मैडम, हमने कैंसर की बात कही, तो कैंसर से बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए महिलाओं ने, युवाओं ने, और आज की जो गर्भवती महिलाएं जो है अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देती? जैसे मैंने बोला, मेडिकल साइंस बहुत प्रगति कर चुका है, और इसीलिए जो बच्चादानी के मुंह का जो कैंसर था उसका प्रमाण अभी बहुत कम हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो यूट्रस का कैंसर है, जो अंडाशय का कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर है, उसका प्रमाण पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो सबके अलग अलग कारण है। जैसे मैंने बोला, पीसीओएस ये भी एक कारण है। अगर बहुत ज्यादा दिन पीरियड आते नहीं है, पीरियड अगर रुक जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चेदानी का कैंसर होता है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, डायबिटीज है, तो ये भी आगे चल के कैंसर होने की संभावना है। या आप बहुत दिन तक हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हो, ये भी एक कैंसर का प्रमाण। जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका भी प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे हम पहले देखते थे कि 50 या 60 साल के बाद ब्रेस्ट कैंसर दिखता था, अभी तो 30 उम्र में, 35-40 में ही ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, और बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जो हम लोग दूध पीते हैं, वो जो काऊ मिल्क रहता है, तो बहुत बार काऊ का मिल्क बढ़ाने के लिए उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और वही हार्मोन्स जब दूध के द्वारा हम पीते हैं, तो ये एक कारण भी है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। कुछ कैंसर हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल है, वेट कंट्रोल है, डायबिटीज नहीं है, तो कुछ हद तक हम कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्मोन्स को जो ट्रीटमेंट है वो सही सलाह से कम लेने का हम सलाह देते हैं। जो हम लोग फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन, जैसे पहले तो बहुत सारी महिला करते हैं, तो वो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन अंडाशय के कैंसर को रोक देता है, तो वो भी एक अच्छी बात है। और अभी फिलहाल एक नया वैक्सीन आया है जो हम लोग, जो इंग्लैंड जैसे प्रगत देश है वो तो बहुत पहले से ही दे रहे हैं। अब इंडिया में भी 1-2 साल पहले से ये HPV नाम का वैक्सीन आया है, तो वो अगर हम लोग छोटी बच्चियों को देता है तो वो भी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर को रोकने के लिए मदद करता है। मैम, एक छोटा सा सवाल है, आज के दौर में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें काफी परेशानी होती है, क्या वजह क्या है? एक तो 2 बातें मैं करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो प्रेगनेंसी रहने के लिए ही परेशानी हो रही है। अभी जैसे आपने देखा होगा, जो फर्स्ट IVF बेबी है, टेस्ट ट्यूब बेबी, वो 1978 में आ गया है, तो लगभग 46 इयर्स बैक। लेकिन IVF ये किसी को पता नहीं होता था कि टेस्ट ट्यूब बेबी IVF, क्योंकि किसी को जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आज हम भुसावल में देखेंगे कि 3 IVF सेंटर आज भुसावल में है, जलगांव में तो 10 से ज्यादा IVF सेंटर है, तो इतनी IVF सेंटर, इतना आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि लाइफस्टाइल तो आ रहा है, PCOS ये कारण है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने के लिए दिक्कत आती है। जो शादी की जो उम्र है वो भी बढ़ रही है,
जैसे वो 16 साल, 18 साल, 20 साल था, अब वो 30 साल हो रही है। तो मैं जो युवतियाँ हूँ उनको भी सलाह देना चाहती हूँ कि आपका जो करियर है, पढ़ाई है, ये होती रहेगी, लेकिन आप नेचर को चैलेंज मत कीजिए, क्योंकि एक नेचर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर है, जिसमें सबसे अच्छा प्रेगनेंसी रहने का जो दौर महिलाओं के लिए है, ये 20 से 25 साल तक है। 30 साल के बाद वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी के लिए दिक्कत आती है, और उसकी वजह से आईवीएफ सेंटर या फिर आर्टिफिशियली प्रेगनेंसी को मदद होने वाली चीजें हमको करना पड़ता है। मैम एक सवाल, मेनोपॉज क्या है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मेनोपॉज के भी बारे में अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गया है। तो जो भी स्त्री होती है जिसको माहवारी या पीरियड्स आते हैं, एक नॉर्मली 10 या 12 साल की बच्ची जब होती है तब उसको पीरियड आना चालू हो जाता है, और ये जो पीरियड है मंथली, उसको जो ब्लड शेड हो जाता है, वो एक सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यही जो शक्ति है उसकी वजह से वो महिला माँ बन सकती है। और कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, जो माँ होती है वो जन्म देती है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो आदर है, वो हर धर्म ने किया है, क्योंकि हम औरतों में वो शक्ति है कि जिसकी वजह से हम नया जीव पैदा करें। और इसीलिए मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि कोई किसी को पीरियड्स आते हैं तो कम माना जाता है, पीरियड्स के बारे में बहुत ज्यादा मिथ्स हैं, तो वो सब मिथ्स है, वो जो सब अफवाह है, वो हमको दूर रखना है। हर महिला ने गर्व करना चाहिए कि मुझे पीरियड आता है, क्योंकि मुझ में वो शक्ति आ गई, मैं नया जन्म दे दूं। और यही जो लाल रंग है, जिसकी वजह से हम आप जैसे लाल पैदा कर सकते हैं, तो ये एक अनमोल शक्ति है, तो उसमें हमने संकोच नहीं करना चाहिए, हमने खुल के उसके बारे में बात करना चाहिए। कोई परेशानी है तो वो हमने उसके ऊपर हमने देखना है, या कोई जरूरत है तो ट्रीटमेंट लेना है, उसको एक पॉजिटिवली लेना चाहिए हमने पीरियड्स को। तो ये 10 से 12 साल से पीरियड चालू हो जाता है, हर महीने पीरियड आता है 28 से 30 दिन तक। अगर 15 दिन से पहले पीरियड आते हैं या 35 दिन के बाद पीरियड आता है, अगर 2 दिन से कम होता है या 7 दिन के बाद भी पीरियड नहीं रुकता है, तो वो प्रॉब्लम है। और एक लगभग 48 टू 50 एज तक ये पीरियड चलता है। 50 साल के बाद जैसे अंडाशय की क्षमता बंद हो जाती है, सब जो अंडे हैं वो खत्म हो जाते हैं, और ये जो मंथली पीरियड आना है ये बंद हो जाता है, उसी को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। अगर 52 साल के बाद भी पीरियड रुकते नहीं हैं, तो उसके लिए भी हमको देखना है, क्योंकि ये कैंसर का साइन भी हो सकता है। अब ये जो महिला है, उसको जो नेचर ने, कुदरत ने वो शक्ति दिए हैं, और इसकी वजह से हर महीने उसको महीना आते हैं, तो कुछ हार्मोन्स भी बॉडी में सिक्रेट होती हैं, मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के। जब पीरियड बंद हो जाते हैं तो ये हार्मोन्स जो है वो महिला के शरीर से चले जाते हैं, और उनमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम अगर देखते हैं वुमेन्स को, तो 40-45 एज में जो मर्द लोग रहते हैं, मेल्स, उनको फिर ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये सब आना चालू हो जाता है। लेकिन महिलाएं अच्छी दिखती है 40 में भी, 45 में, और 50 साल के बाद देखेंगे तो फिर से उनको एकदम झट से फिर बीपी, शुगर, डायबिटीज सब एक साथ आ जाता है, क्योंकि उनका ये प्रोटेक्शन चला गया जो कुदरत ने उनको दिया था, जिसकी वजह से उनका हार्ट प्रोटेक्टेड था, उनके जो बोन्स थे वो प्रोटेक्टेड थे। फिर मेनोपॉज होने के कारण जो हमारा जो हार्ट है वो कमजोर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना है, जो बोन्स है, हड्डियां, वो कमजोर हो जाती है, चिड़चिड़ापन आता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो घर वालों को भी मैं वही विनती करूंगी कि आप, ये जो महिला है जिसने आपका जीवन एक नया जन्म देने के लिए, एक फैमिली बनाने के लिए दिया है, और ऐसे बोलते हैं कि मैं मेरा घर जिससे संवारती हूँ, उसके ऊपर जो दरवाजा है उसके ऊपर हमारा नाम भी नहीं होता है, तो वो घर के लिए वो हमेशा काम करती है। तो ये मेनोपॉज का जो दौर है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनके लिए, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी। तो सबने उसको उस दौर से बाहर आने के लिए इमोशनली मदद करना चाहिए। अगर वो चिड़चिड़ी होती है तो हमने कारण ढूंढना चाहिए, वो क्यों चिड़चिड़ी होती है। अगर वो थक जाती है तो उसको काम में थोड़ा सा मदद करना चाहिए। और औरतों ने भी अपना डाइट के ऊपर ध्यान रखना है, अच्छा एक्सरसाइज करना है, और कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है, नहीं तो फ्रैक्चर होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैम एक आखिरी और अंतिम सवाल, आप ये बताइए, आपके जैसे डॉक्टर बनने के लिए आज की जनरेशन को क्या करना चाहिए? क्या आप उन्हें किस तरह की सलाह देना चाहोगी? आज की जनरेशन तो बहुत स्मार्ट है। जैसे हम देखते थे कि हम छोटे बच्चे थे तो कोई भी गैजेट से, कैलकुलेटर भी चलाने के लिए हमको घबराहट आती थी। अभी तो 2 या 3 साल के बच्चे भी मोबाइल चला लेते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों में ना एक इंस्टेंट मैगी जैसा टेंडेंसी आ गया है कि बहुत झटपट सब चाहिए। तो अगर आप डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत साल तक पढ़ाई करने के लिए आपको देना चाहिए,
और ये प्रोफेशन केवल पैसे कमाने के लिए नहीं है। अगर किसी को बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो बहुत ज्यादा प्रोफेशन है। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप कोचिंग कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोफेशन है। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे आदमी औरत जो भी है दूसरे इंसान की तकलीफ समझ के अगर उसको दूर करने की चाहत है तो फिर बिल्कुल आप डॉक्टर बनिए, मेहनत कीजिए और एक अच्छा इंसान बनिए। मैम, आप आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोंगी? आप देख रहे हैं किस तरह के जो हालात चल रहे हैं और आप काफ़ी सालों से इस मेडिकल फील्ड में कार्यरत हो। युवाओं को किस तरह से जो है आगे की गाइडलाइंस आप देना चाहोंगी? एक तो युवाओं ने अपना ध्येय एक सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। और जब हम लोग ये ध्येय को एक बार हम लोग सोचेंगे कि मुझे ये अचीव करना है, ये ध्येय मुझे हासिल करना है, तो स्काई इज द लिमिट। फिर आप जो चाहिए वो आप पा सकते हो। मैं तो थोड़ा पॉलिटिशियन की वजह से खफा रहती हूँ, क्योंकि अभी डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। अब जैसे मेरी पढ़ाई सारी जो नगर पालिका जो बीएमसी का कॉलेज था, केईएम या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ हुई। तो तब हमारी फीस भी बहुत कम थी, 7 या 8 हजार रुपए तो मेरी एमबीबीएस की फी थी। तो पेरेंट्स को कुछ देना ही नहीं पड़ा। एमडी के लिए तो स्टाइपेंड मिलता था, 7 हजार में हमारा काम हो जाता था। लेकिन अभी जो बच्चे हैं वो इसलिए भी कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं एडमिशन मिलता है मार्क से तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो युवाओं में ये अभी टेंडेंसी दिख रही है मुझे कि एक तो आप बहुत ज्यादा पढ़ाई, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पढ़ाई करो, और अगर आपके पास पैसे है तो आप बिना पढ़ाई के पैसे दे के डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या कोई भी प्रोफेशन बनना ये जिम्मेदारी का काम है। डॉक्टर के हाथ में तो एक ही जिंदगी होती है, इंजीनियर के हाथ में तो ट्रेन है, पूल है। अगर कोई दिक्कत होती है तो हजारों लोगों की जान जोखिम में जाती है। जैसे कल का ही हादसा हो गया, एक एरोप्लेन, मतलब छोटे छोटे टेक्नीशियन, इंजीनियर, उनकी कितनी जिम्मेदारी है क्योंकि लाखों का जीवन उनके हाथ में है। और ये कैसे क्या ऑप्शन हो सकता है कि आप एक तो पढ़ाई करो या पैसे भरो? तो ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए और हार्ड वर्क होना ही है, फिर वो कोई भी प्रोफेशन हो। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको अच्छा प्रोफेशनल डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, जो भी बनना है तो उसी प्रोसेस से जाना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि उस प्रोसेस से एडमिशन प्रोसेस होनी चाहिए। और युवकों को तो मेरा वही कहना है कि आप अच्छा काम करते रहिए, आप खुद के ऊपर भरोसा रखिए, हार्डवर्क कीजिए, एक ध्येय रखिए, और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है बाहर, आप अच्छा ही करोगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मैम ने काफ़ी अच्छी मालूमात दी और हमारा ही मकसद सिर्फ यही था कि लोगों तक के जो है अवेयरनेस आए, फैले। मैडम हमारे चैनल के माध्यम से मेडिकल फैकल्टी के लिए बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं भी होती है, कहाँ जाना ये पता नहीं रहता है कि क्या करना, जैसे पीसीओडी, मेनोपॉज। और आपने ये उपक्रम लाया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ, क्योंकि ये एक सोशल जिम्मेदारी का काम आपने किया है। आप हमेशा ही करते हैं, आपको नेशनल लेवल पे भी अवार्ड्स मिल गए हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम लाए हैं। और हम देखते रहेंगे आपके चैनल को और ऐसे ही आगे चलते बहुत सारे कार्यक्रम को भी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैडम से सवाल पूछ सकते हैं। मैडम जो है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके आपके सवालों के जवाब देंगी। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।